नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। आप सभी का स्वागत है हरितास स्पेशल टॉक, हरितास कॉन्वर्जेशन के अंदर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हरिता यानी कि मैं हमेशा बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स के साथ बात करती हूँ, उन अथॉरिटीज के साथ जो उस विषय में बहुत कुछ जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इस विषय में अथॉरिटी है। कल सरदार साहब यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है और उसी दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु तिथि भी है। तो आज कुछ जीत की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, और इंदिरा जी के बारे में फिर कभी बात करेंगे और डॉक्टर हरि देसाई आप ही से बात करेंगे। बट आज बात करते हैं सरदार साहब के बारे में। आज का माहौल ऐसा हो गया है कि जो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जो हम सरदार साहब की बात करते हैं, क्या हम उनके जन्मदिन पर वो बातों को सही में अपना पाए हैं या उसे एक्सेप्ट कर पाए हैं, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरदार और राष्ट्रीय एकता ये विषय सिर्फ नाम या टॉपिक की तरह ही रह गया है। और इसी विषय पर बात करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आप और भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं कमेंट्स में, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं करना चाहें तो। और डॉक्टर हरि देसाई का बहुत जल्द से मैं परिचय देना चाहूंगी कि वो डायरेक्टर है चिमनभाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के। 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास, जर्नलिज्म का, रिसर्च का और ट्रेनिंग का। सो समबडी डीपली इन्वॉल्व इन दैट थिंग। और जब आप उनसे बात करेंगे तब भी आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपके सामने रखी जाएगी। इनके साथ साथ सरदार पटेल, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की स्टडीज के वो स्कॉलर रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट रहे हैं। और इनके साथ साथ मॉडर्न इंडिया का जो सोशल पॉलिटिकल सिनारियो है, आजादी के बाद की बात करें मॉडर्न इंडिया की, उस पर भी अगर कोई आपको विशेषज्ञ चाहिए तो डॉक्टर हरि देसाई हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद डॉक्टर देसाई। सबसे पहले आपकी कमेंट चाहूंगी। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय मूल के जो भी निवासी कहीं पर भी बसते हो, उनके दिल में ये दिवस कहीं ना कहीं कुछ खास भावनाएं, कुछ खास फीलिंग्स लेकर रहा होगा। क्या टिप्पणी होगी आपकी? आप सबों को मैं प्रणाम कहता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि उर्दू मेरे देश की भाषा है और हिंदी भी मेरे देश की भाषा है, हिंदुस्तानी भी मेरे देश की भाषा है और गुजराती भी मेरे देश की भाषा है। मेरे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आपको ताजुब होगा कि भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है आज तक। हमारी 22 जो भाषाएं हैं संविधान में, उस संविधान में जिसमें कि आप लोगों ने संविधान देखा हो, तो संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान बनाया और संविधान के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, हमारी आजादी के बाद में जो मतलब संविधान बना, उसके पहले से वो प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी। तो उसी संविधान 25 नवंबर 1949 को जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान का वो फाइनल ड्राफ्ट जब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया, तो उस संविधान में कौन कौन थे ये मैं केवल नाम आपको बता दूं। बिल्कुल। भगवान श्री राम, भगवान श्री नटराज यानी शिव तांडव करते हुए, राम, सीता और लक्ष्मण, बादशाह अकबर, शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी वो भी थी उसमें, लक्ष्मीबाई थी और कई लोग थे। और यदि आप भारत का संविधान देखें, वो संविधान के निर्माता कौन थे? संविधान के निर्माताओं में राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे जिनके निमित्त हम आज बात कर रहे हैं, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बाकी कई लोग थे। डॉक्टर अंबेडकर तो वो संविधान मुसद्दा समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं उसके अध्यक्ष थे। उसमें 7 आदिवासी थे जो कि उसमें एक ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए
जयपाल सिंह मुंडा भी थे, यानी 7 आदिवासी थे, बाकी के अधिकांश लोग जो थे तथाकथित सवर्ण थे, ऐसा कह सकते हैं राजा रजवाड़ाओं के। मगर देखिए राष्ट्रीय एकता कहां से पनपती है, तो इसीलिए मैंने मेरे लंदन एशियन वॉइस के कॉलम में जो आर्टिकल लिखा उसका टाइटल मैंने रखा था द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें मैंने इस राष्ट्रीय एकता मैंने क्या, राष्ट्रीय एकता मैंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से बनारस से सांसद हैं और कई बार वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो उसका मायना ये है कि यहाँ की संस्कृति जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति है। भारत के जो निवासी है वो एकता के साथ रह पाते हैं, और इसलिए हमारे यहाँ पर संविधान में भी इनके चित्र भी आपको मिलेंगे यदि आप संविधान की ओरिजिनल कॉपी देखें तो। और हमारे साथ जो संचालन कर रही हैं हरिता जी के दादाजी तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, महिपत राय मेहता जी, जिनके बारे में गुजराती हमेशा गर्व करते हैं। वो न केवल कच्छी सांसद थे मगर गुजरात के बहुत मशहूर सांसद और प्रस्तुति अपनी रखने वाले सांसद थे। तो हमारी संविधान सभा से लेकर हमारी पार्लियामेंट से लेकर आज के दिन तक हम राष्ट्रीय एकात्मता और एकता पर बरकरार हैं। कोई हमें ये न सिखाए कि राष्ट्रीय एकता हम कहां से लाए। हमने तो, आपको ताजुब होगा कि मैंने जिस आदिवासी का नाम लिया जयपाल सिंह मुंडा, जो कि ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स किए थे और आईसीएस बने थे, और उन्होंने रिजाइन किया था, न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बल्कि जयपाल सिंह मुंडा ने भी आईसीएस बन के रिजाइन किया था, और वो राजनीति में आए, संविधान सभा के वो सदस्य भी बने, और फिर उनकी राजनीति भी काफी लंबी चली। बिरसा मुंडा को हम बड़े आदर के साथ याद करते हैं, आदिवासियों के नेता के नाम से, स्वतंत्र सैनिक के नाम से। तो इस देश में हर एक ने अपना अपना योगदान किया है। हिंदुओं ने किया है, मुसलमानों ने किया है, क्रिश्चियनों ने किया है, जैनियों ने किया है, सिखों ने किया है। और इस सभा जो मतलब भारत है वो राष्ट्रीय एकता, यानी हम कहते हैं ना अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसलिए ये हमारे यहाँ पर तो हमारे जहन में है। जो आप लोग बाहर बसे हैं, आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि आपके जीन्स में ये राष्ट्रीय एकता है, और जिस देश में आप बसते हैं वहां के संविधान का आदर करें, वहां के लोगों का आदर करें, वही तो एकता का मतलब है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि सरदार साहब के निमित्त हम जब मिल रहे हैं, तो मुझे हरिता जी से मैंने जिक्र किया था कि मेरा परिचय बहुत कम दिया जाए, मुझे मेरे बारे में ज्यादा न बोला जाए। हम गुजराती में ये कहते हैं निवड़े वखाण, क्योंकि बड़ा लंबा लंबा परिचय देते हैं और फिर फुस हो जाते हैं। बजाय उसके मैं तो चाहूंगा कि आपको जो जितने सवाल आए हों, और भी लोगों को सवाल होंगे तो वो सवाल कर सकते हैं मुझे। हम सरदार पटेल साहब के शुक्रगुजार हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी शुक्रगुजार हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम तो उनको त्रिपुटी कहते हैं, गांधी, नेहरू और सरदार, उनको अलग नहीं किया जा सकता। और जो लोग उनको अलग करने की कोशिश करते हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं हालांकि आदरणीय जिनका देहांत कल ही हुआ, केशुभाई पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार में मैं अध्यक्ष भी रहा एनआरजी एनआरआई बोर्ड का, और आदरणीय प्रधानमंत्री जब यहाँ चेयरमैन थे तो उनकी सरकार में भी मैं चेयरमैन रहा। और मेरी पत्रकारिता हिंदी से शुरू हुई 1977 में मुंबई में हिंदुस्तान समाचार संस्था, जिसकी अध्यक्षा थी राजमाता सिंधिया, और हमारे जो ब्यूरो चीफ थे आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रामशंकर अग्निहोत्री जी। और
हिंदी में शुरू किया और फिर मैं गुजराती में मुझे बुलावा आया जब हमारे आदरणीय हरींद्र दवे जी ने मुझे निमंत्रित किया, और उसके बाद में कई 16 साल के बाद में मुझे इंडियन एक्सप्रेस से बुलावा आया और इंडियन एक्सप्रेस में मैं संपादक बना। तब से लेकर मैं पत्रकारिता में रहा हूं और इन लोगों को नजदीक से देखने का अवसर मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी जब जब मैंने मुंबई बुलाया तो मेरे कार्यक्रम के लिए पधारे हैं और हम खुलकर बातें करते रहे हैं। आज की स्थिति में माहौल ऐसा हुआ है कि भारत में हम सवाल करना जरा मुश्किल अनुभव करते हैं, मगर हम तो सवाल करते रहते हैं। हम टीवी डिबेट में बोलते रहते हैं, जो सही होगा वो तो बोलेंगे। तो आप लोग सरदार साहब को अंजलि अर्पित करने के निमित्त हम लोग सब मिल रहे हैं, तो आप सबका मैं आपको वंदन करता हूं। और सरदार साहब की जन्म तिथि है नहीं, मगर हम 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाते हैं। हालांकि उनका वास्तविक जन्मदिन वो नहीं है, ये मान के चलिए। वास्तविक जन्मदिन 30 अप्रैल 1876 है या तो 7 मई 1876 है, इन दोनों के बीच में है, दोनों में से एक है। मगर सरदार साहब ने अपने मैट्रिक में 2 बार फेल हुए थे मैट्रिक में। अच्छा। मगर वो अपनी एप्लीकेशन जब भर रहे थे, सरदार साहब ने खुद कहा कि मैं जो जी में आया वो तारीख ठोक दिया, और 31 अक्टूबर उन्होंने अपना जन्मदिन रखा और सब लोग अभी ये जन्मदिन मानते हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता और हमारे गुजराती मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी अपना जन्मदिन खुद बनाया था। नाताल का 25 दिसंबर को वो खुद बनाए थे, यानी वो उनका जन्मदिन है नहीं। कईयों का भारत में राजनेताओं के 2-2, 3-3 जन्मदिन हुआ करते हैं, और उसकी बात मैं और ज्यादा नहीं करूंगा। मगर सरदार साहब को हम अंजलि अर्पित करते हैं। साथ ही में भारत की प्रधानमंत्री रही वो, और सरदार साहब के लिए बेटी के समान रही, क्योंकि सरदार साहब के जिनके साथ अभिन्न संबंध रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, उनकी शहीदी का भी 31 अक्टूबर वो दिन है, तो उनको भी हम अंजलि अर्पित करते हैं। और आप जो सवाल करना चाहें मुझे बिना झिझक सवाल कर सकते हैं। आप मेरे मत से भिन्न मत रख सकते हैं, मगर फैक्ट्स के बारे में हम लोग एक राय पर आए, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर देसाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि अगर सरदार गए ही ना होते, अगर सरदार आज भी भारत में होते तो परिस्थिति क्या होती? देखिए, सरदार साहब, यानी हम इतिहास में इफ एंड बट्स नहीं होते, मगर मान लीजिए कि सरदार साहब होते तो सरदार साहब काफी कुछ वास्तववादी थे जी। सरदार साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता थे। बिल्कुल। वो सरदार साहब जो बोलते थे वो करते थे, सादगी का अनुपालन करते थे। अपने आपको मालूम है कि सरदार साहब के चश्मे भी एक डांडी वाले थे, और वो उनके कपड़े भी सादे सीधे कपड़े रहते थे। वो दिन में 4 बार कपड़े बदलते नहीं थे। और सरदार साहब अपना जैसे 10,000 रुपया उस वक्त उनको जब वेतन मिलता था, वेतन तो नहीं कह सकते, वो तो सेवा का काम है, मानधन कहते हैं, तो 10,500 रुपए में से 7,500 रुपए वो अपने बेटे को, डाया भाई को मुंबई में भेजते थे। बाकी 2,500 में वो अपना गुजारा कर लेते थे। सरदार सादगी के प्रतीक थे, और सरदार ने गांधी जी के साथ भी उनके मतभेद हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। नेहरू के साथ भी मतभेद थे, मगर मतभेद होने के बाद मनभेद कहीं नहीं थे। लक्ष्य एक था, राष्ट्र का निर्माण। और मैं भली भांति, क्योंकि मैं सरदार पटेल रिसर्च इंस्टीट्यूट का 8 साल तक डायरेक्टर भी रहा हूं, और एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम चले। मेरे पीछे की साइड में कुछ किताबें मेरे बच्चों की है, एमफिल के बच्चों की, और हरिता जी ने मुझे लेसन दिया था, तो मैं काफी कुछ डॉक्यूमेंट और ये किताबें लेकर भी बैठा हूं कि आपको मैं
आपके सवालों का उत्तर दे सकूं बराबर। सरदार साहब आज होते तो समस्याएं तो होती ही होती। देखिए, कोई देश ऐसा नहीं है कि जिसमें समस्याएं नहीं होती, मगर जो कहते वो करते, केवल कोरे वायदे नहीं करते। दूसरी बात, वो टफ टास्क मास्टर थे, बिल्कुल, जैसे बहुत। और उन्होंने आईएएस जो काडर, ब्यूरोक्रेसी का परमानेंट काडर जो हमने एस्टैब्लिश कराया, वो 1946 में उन्होंने सब प्रीमियर्स को बुलाया। प्रीमियर्स यानी उस वक्त हमारे जब चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग राज्यों के, तो उनको प्रीमियर कहते थे। तो उनको बुला के उन्होंने आईएएस कैडर का उन्होंने उसकी स्थापना करी, और आईएएस अधिकारियों को ये कहा था कि आपकी राय में यदि राष्ट्र के हित में आप मेरे से भी अलग मत रखते हो तो बिना झिझक आप फाइल पर लिखिएगा। ये उनका बड़प्पन था। और दूसरी बात, नेहरू वगैरह आईसीएस अधिकारियों को उनका विरोध कर रहे थे, मगर संविधान सभा में उन्होंने कहा, और नेहरू वगैरह कई कांग्रेसी जो संविधान सभा में थे वो ये कहते थे कि आईसीएस तो ब्रिटिश एजेंट हैं और हमारे राष्ट्रद्रोही हैं। तो बोले वो राष्ट्रद्रोही हैं तो मैं सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही हूं। वो जब अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे तो उनके प्रति उनकी निष्ठा थी, अब राष्ट्र के निर्माण में वो काम करेंगे। इसलिए सरदार साहब हमेशा राष्ट्र के हित की सोचते थे, और सरदार साहब ने राष्ट्र के हित सिवा और कुछ नहीं सोचा। पाकिस्तान को भी उन्होंने अपनी चरोतरी हिंदी में एक भाषण में कहा कि पाकिस्तान ज्यादा किटपिट करेगा तो हम ठोक डालेंगे, मगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना विकास खुद करता रहे। यानी पाकिस्तान के प्रति भी उनको उतना दुर्भाव नहीं था, हालांकि जिन्ना से उनकी कभी नहीं पटी। तो सरदार साहब न केवल गांव के आदमी यानी गामठी जिसको बोलते हैं हम गुजराती में वैसे थे, वो तो बैरिस्टर थे, इंटरनेशनल रिलेशंस भी बखूबी जानते थे, कॉमनवेल्थ में भारत को रहना चाहिए वो सरदार साहब का आग्रह था और वो स्वीकार किया गया था। और आप लोग जानते होंगे, कभी कभी लोग पूछते हैं कि सरदार साहब का योगदान क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सरदार साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या योगदान किया उस पर पीएन चोपड़ा और प्रभा चोपड़ा ने जो 15 वॉल्यूम्स किए हैं, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ वल्लभ भाई पटेल, आपके यहाँ पर एम्बेसी में भी ये होंगे, क्योंकि अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये वॉल्यूम्स भेजे थे हर एम्बेसी को। और पिछली बार इसकी नई एडिशन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावना के साथ कोणार्क के नायर ने प्रकाशित करी है 15 वॉल्यूम। उसमें एक वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूशन में उनका क्या योगदान था वो भी है। इसलिए सरदार साहब वास्तववादी थे और जो इस देश के हित में होगा वो ही करेंगे, ये उनका। और गांधी जी के मूल्यों पर चलने वाले थे, मगर गांधी जी को कभी कभी ये कहते थे, बापू आप तो महात्मा हैं, मुझे देश चलाना है, आप कहते हैं कि आर्मी नहीं रखा जाए, पुलिस नहीं रखा जाए, मगर मुझे देश चलाना है, इसलिए आप महात्मा हैं, मुझे तो ये करना पड़ेगा सर जी, मैं गृहस्थी हूँ। तो वेलकम कमलेश भाई, रिचा, आरजी कोटारी, आरजी खत्री, आप सबका स्वागत है। कमलेश भाई, आपका क्वेश्चन मैं बिल्कुल लूंगी। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सरदार साहब को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया। सो ये कॉमन, हरी जी ने भी बहुत बार ये क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, एक बार फिर से आए हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। अगर आप अपने दोस्तों को भी बोलना चाहते हैं इसमें हमारे साथ जुड़े तो प्लीज आप उन्हें बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हमने कहा कि काश आज सरदार होते, तो इफ एंड बट्स नहीं होते, लेकिन अगर होते तो ज्यादा हम वास्तववादी बनते, हमारी राष्ट्रीय एकता या संवेदना जो होती वो ज्यादा मजबूत होती। आज जो बार बार हम सुनते हैं इंटॉलरेंस हो गया, असहिष्णु हो गए, वो टर्म्स शायद हमारे पास नहीं आती। तो उसी को लेकर चलते हैं वर्तमान समय में, जो बार बार हम भारत की संस्कृति के ऊपर या भारत के लोगों के द्वारा जो टर्म्स यूज होती है कि इन लोगों ने ये कर दिया, उन लोगों ने वो कर दिया, एक काइंड ऑफ हिचकिचाहट है दो कम्युनिटीज के बीच में। मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, वो कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, वो कम्युनिटी दो पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो कम्युनिटी कास्ट भी हो सकती है, वो कम्युनिटी रिलीजन भी हो सकती है।
आज हम क्यों इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस इतना महत्व हो गया है? क्या सही में उसको मनाकर लोगों तक ये संदेश पहुंचाना जरूरी है कि राष्ट्रीय एकता पर हमें काम करने की जरूरत है, वरना भारत की जो एक लौती यूनिक फिलोसॉफी है विविधता में एकता, उस पर दाग हो सकता है या उस पर खतरा हो सकता है? हरिता जी, ऐसा है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हमारे यहाँ परापूर्व से बनी हुई है। उसकी मीटिंग्स ज्यादा हो नहीं रही है, वो एक अलग बात है। मैं अपने देश के बारे में गर्व अनुभव करता हूं, और आप लोग भारतवासी हैं तो आप लोग भी अपने देश के बारे में गर्व अनुभव करेंगे, अपने गोत्र के बारे में गर्व अनुभव करेंगे। देखिए, हम अपनी समस्याएं जो होंगी वो आपस में सुलझाने के लिए हमारे यहाँ पर वो कुछ ऐसे मसले हों तो वो हम आपस में सुलझा सकते हैं, और उसके लिए हमें मान लीजिए कि एक सिंबॉलिक है, ये सांकेतिक एकता दिवस की बात है, हम उसका आदर भी करते हैं, मगर हर एक सरकार अपने ढंग से कुछ न कुछ प्रस्तुति करती है, और उनको जो इच्छा होती है कि चलिए सरदार साहब के नाम को लेकर हम आगे बढ़े, तो उनकी राजनीति भी चमकती है, तो वो चमकाने की कोशिश करेंगे, उसमें मैं कोई अलग बात नहीं करता हूं। मुझे कल एक मित्र, इस बीच में एक बात जोड़ दूं, किसी मित्र ने कहा, मैंने मुझे आरएसएस का एक भारतीय विचार मंच करके एक संस्था है आरएसएस की, और उसके एक मेरे मित्र भावसार हैं, उन्होंने मुझे एक आर्टिकल भेजा जिसमें लिखा गया था कि कांग्रेस कभी वल्लभ भाई पटेल की जयंती नहीं मनाती है, और डॉक्टर हेडगेवार की जयंती नहीं मनाती है, और वगैरह वगैरह वगैरह। आपको मालूम होगा डॉक्टर हेडगेवार तो कांग्रेसी थे, आजीवन कांग्रेसी थे। बिल्कुल। तो जो इन्होंने आरएसएस की स्थापना करी 1925 में, अलग आइडियोलॉजी में भी होकर एक साथ हो सकता है। हाँ, तो उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने उनको उसको एक मैसेज भेजा। मैंने बोला कि मुझे ये बताएं जरा, आरएसएस में बालाजी हुद्दार की जयंती मनाते हैं क्या? बालाजी हुद्दार संघ के संस्थापकों में थे, पहले सर कार्यवाह थे। डॉक्टर हेडगेवार पहले सर संघ चालक थे, यानी अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, और ये महामंत्री थे, महासचिव थे। हम मराठी में सर कार्यवाह बोलते हैं, और वो टॉप पोजीशन होती है। बिकॉज बालाजी हुद्दार ही बिकेम कम्युनिस्ट, तो स्वाभाविक है वो नहीं मानेंगे। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मगर सरदार साहब की जन्म जयंती कांग्रेस वाले मनाते हैं, ये हकीकत है। मगर प्रचार जिस ढंग से बनता है, मैंने कहा कि वो कांग्रेस वालों को पूछिए ना, मैं तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूं, समझे, मगर मनाते हैं जरूर। और डॉक्टर हेडगेवार के मत अलग, यानी उनके नाम के उनके जो अनुयायी हैं वो अलग दिशा में गए हैं, तो वो शायद न मनाए। मगर डॉक्टर जी ने दिसंबर 1937 में नाह पालकर का जो जीवन चरित्र उन्होंने लिखा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे यहाँ पर, मैं जब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में एडिटर था तो मेरे यहाँ भाषण दिया था उन्होंने यानी मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाली किताब पर भाषण उन्होंने किया था। उसमें लिखा गया है कि दिसंबर 1937 में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हम कांग्रेस के कभी विरोधी हो ही नहीं सकते। तो मतभिन्नता हमारे देश की हमारे लोकतंत्र की ये विशेषता है, और एक अनेकता में एकता की बात हम करते हैं, और मेरे ख्याल से हम लोग आपस में सुलझाएंगे समस्याएं। बिल्कुल, तो सुलझाएंगे। पर सही एक प्रश्न है कि हाल ही में तनिष्क की जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी जिसमें एकत्व की बात की थी, बहुत चर्चा में रही। उसके बाद लिंचिंग की बात हुई, हिंदू साधुओं पर अटैक हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स पर ही हुआ, हिंदू साधुओं पर अटैक हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज हो रही है। क्या सरदार साहब जिस बात को एडवोकेट करते थे, फॉर्मली एडवोकेट करते थे, क्या हम उससे हट रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी छोटी सी बात है जिसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं, पहली बात तो ये है कि आपने तनिष्क की बात करी और महाराष्ट्र के पालघर के वो साधुओं की हत्या की बात करी जी। ऐसे जो कुछ घटनाएं होती हैं वो बाद में चलकर वो राजनीतिक स्वरूप ले लेती हैं, समझे ना। तो उसी की वजह से
वो राजनीतिक विद्वेष का एक कारण बन जाता है। और मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे कुछ कारण की वजह से हमारा देश बदनाम हो। हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता, आपने कहा, ठीक कहा, सरदार साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता थे। और जिन लोगों को मालूम नहीं उनको मैं बताए देता हूं कि खिलाफत मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू करी, खिलाफत मूवमेंट 1919 और 1920 में, वो खिलाफत मूवमेंट के समर्थकों में सरदार पटेल भी थे और उसके समर्थकों में डॉक्टर हेडगेवार भी थे। ये शायद, यानी हरि देसाई जब कह रहा है, मैं तो उदाहरण और उसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देख के कह रहा हूं। इसलिए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता इतनी मजबूत है। हाँ, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, हकीकत है, राजनीतिक खेल चल रहे हैं, वोट बटोरने के ये खेल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये घटनाएं, इसको उछाला जा रहा है। मगर मैं नहीं मानता हूं कि इसकी वजह से पूरे देश के जो हमारा पॉपुलेशन है वो ज्यादा प्रभावित होगा। अल्टीमेटली तो मैंने कहा ना, मोदी जी जो कहते हैं और परापूर्व से जो कहा गया है, गंगा जमुनी तहजीब, ये हमारे देश की संस्कृति है और यही बरकरार रहेगी। ये कह सकते हैं कि वो भारत की आधार स्तंभ है या आधार रेखा है या करोड़रज्जु है, जिसके ऊपर भारत इतने सदियों से बहुत ही गर्व के साथ पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ है। पहले कमलेश जी के दो सवाल ले लेते हैं, उन्होंने दो पूछा है। एक तो वही कि कांग्रेस ने सरदार साहब को प्रधानमंत्री बनाने की महली मुराद रखी थी, क्या ये बात सही है? और दूसरा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बहुत करोड़ों रुपए खर्च करना वो सरदार के सिद्धांतों या सरदार की सीख के साथ था, वो योग्य था या नहीं? ये क्वेश्चंस हरि जी आपको पूछे गए। कौन पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कमलेश राजगौर जी। कमलेश जी को मैं पहले सवाल का पहले उत्तर दे देता हूं, फिर बाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आता हूं। कमलेश जी, कांग्रेस मतलब कौन? कांग्रेस मतलब सरदार पटेल। 1935 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक सरदार पटेल कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष रहे। ही वॉज द बिग बॉस ऑफ कांग्रेस। एक, दूसरी बात, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। गांधी जी पर आरोप थोप दे, अभी तो आजकल हमारे यहाँ नया इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास का विकृतीकरण हो रहा है। इसलिए मैं आपको बताए देता हूं कि अप्रैल 1946 में जब गांधी जी और सब लोग, यानी कारोबारी के लोग, एग्जीक्यूटिव के लोग, कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव के लोग बैठे, तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर तय करने के लिए बैठक नहीं थी, वो बैठक थी कांग्रेस के अध्यक्ष को तय करना था। और 15 कांग्रेस प्रांतिक समितियों में से 12 ने सरदार पटेल का नाम भेजा था। यानी कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? सरदार पटेल बने। ये 15 में से 12 स्टेट की कमिटियों का ये कहना था। एक ने कृपलानी का भेजा था, नेहरू का किसी ने नहीं भेजा था। यानी नेहरू को अध्यक्ष बनाने के समर्थन में कोई नहीं थे। कृपलानी ने नेहरू का नाम फिर प्रस्तावित किया कि दिल्ली में कुछ लोग चाहते हैं कि नेहरू अध्यक्ष बने, समझे? तो नेहरू का नाम नहीं था वहां पर। मगर कृपलानी ने जब ये कहा तो गांधी जी ने कोई चिट्ठी सरदार पटेल को दी। ये चिट्ठी में क्या लिखा था आज तक किसी को मालूम नहीं है। कुछ अंतर्यामी लोग होंगे जो कि इतिहास लिखते हैं, उनको मालूम होगा कहीं से अंतर्यामी लोगों को, मगर मणिबेन को भी वो मालूम नहीं था। अच्छा, समझे? मणिबेन 1928 से 1950 तक सरदार पटेल की सेक्रेटरी रही, उनकी बेटी रही, और उनके अलावा उनसे और कोई निकट कोई हो ही नहीं सकता। और वो मणिबेन ने दुर्गादास के वॉल्यूम्स में उन्होंने, मेरे पास ये वॉल्यूम्स है और आप लोगों को भी उपलब्ध होंगे, ये नवजीवन ने प्रकाशित किए हुए वॉल्यूम्स हैं। दुर्गादास सरदार पटेल के बहुत निकट थे
और हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष मुख्य संपादक थे बिरला का हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसकी प्रस्तावना जो है, उस प्रस्तावना में उन्होंने, मणिबेन ने लिखा है कि सरदार को प्रधानमंत्री बनने की कभी भी महेच्छा नहीं थी। यदि मणिबेन ये लिखती है तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि सरदार को अन्याय किया गया। दूसरी बात, गांधी जी ने कुछ कहा, वो चिट्ठी दी और सरदार पटेल ने नेहरू का समर्थन किया। आप मुझे 1946 के लेकर 1950 तक, या तो उसके बाद में भी, यानी 51, 52 तक, सरदार साहब 50 में निधन हो गए उनका, तब तक कहीं भी किसी ने सरदार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए ऐसी मांग की थी? जरा आपके पास कोई आधार हो तो हमें बताइएगा। हमारा नेशनल आर्काइव्स तो अब आप लोग भी ढूंढ सकते हैं, नेशनल आर्काइव्स की फाइलें, क्योंकि वो अभी ऑनलाइन है। तो ये सब झूठ बोला है। प्रधानमंत्री नहीं बनाने का गांधी जी ने उनको अन्याय किया। वो वास्तव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो बैठक ही नहीं थी। हाँ, गांधी जी ने ये कहा था कि सरदार नहीं, नेहरू प्रधानमंत्री बने। नेहरू इसलिए कि वो इंटरनेशनल फोरा पर भारत की एक छवि उजागर करेगा और सरदार राष्ट्रीय स्तर पर वो काम करेंगे, और सरदार के पास बहुत काम था। दूसरी बात, नेहरू महत्वाकांक्षी थे। यदि नेहरू को नंबर 2 बनाया जाता तो हो सकता है कि वो शायद वो स्वीकार नहीं करते और उस वक्त ट्रांजिशनल पीरियड में वो पार्टी में से अलग हो जाते। आजादी आ रही है तब कोई अलग हो जाता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं वो आप समझते। गांधी वॉज ऑल्सो अ बैरिस्टर। गांधी भी दीर्घदृष्टा थे। राष्ट्र के निर्माण में गांधी का योगदान भी बड़ा था। तो गांधी कोई ऐसी वैसी सोच नहीं रखते थे। दूसरी बात, उनको यकीन था कि सरदार नेहरू के साथ रहेगा। और आपको मालूम होगा, कश्मीर का मसला हो या और कोई मसला हो, सरदार के वो पूछे बिना नेहरू ने शायद ही कोई काम किया है। आप कहेंगे कि यूनो में कश्मीर के मसले पर जाने के लिए सरदार को पूछे बिना उन्होंने किया, वही तो गलत है ना। कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित हुआ था कि यूनो में जाना है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि नेहरू की कैबिनेट से अलग है, बाद में ये कबूल किया है कि वो कैबिनेट में हुआ था कि यूनो में जाना चाहिए। अब कश्मीर के बारे में भी आपको एक भिन्न इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए मुझे और आगे कुछ कहना नहीं। गांधी जी ने इन दो बैलों इस देश के ब्लॉक कार्ड पर जोड़ना, ये उनका गांधी जी का योग्य निर्णय था। ये बात के मुंशी ने भी लिखी है, जो कि सरदार के निष्ठावंत थे। डॉक्टर देसाई, आपने कश्मीर, दूसरा कोई सवाल था? हाँ, वो उसमें उस पर आती हूँ कमलेश भाई, लेकिन ये कश्मीर की बात चल रही है तो उसी के साथ और रह जाता है कि आर्टिकल 370 और सरदार के रिलेशंस क्या क्या रहे थे। क्या दफा 370 को हटाना, कश्मीर में से अचानक से हटा देना, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि वो डेमोक्रेटिक तरीका था कि नहीं था। हम उस बहस में नहीं जाते कि वो डेमोक्रेटिक तरीका था कि नहीं था, बट 370 और सरदार पटेल, इस दोनों के बीच में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है। उस पर भी अगर आप प्रकाश डालते। मेरे पास ये किताबें मैं लेके ही आया हूं और नवजीवन ने प्रकाशित करी हैं। सरदार पटेल के वी शंकर, उनके सेक्रेटरी रहे सरदार पटेल, उन्होंने संपादित किए हैं। 2 वॉल्यूम्स हैं, सिलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस 1945-1950, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है। इसमें सरदार साहब ने 370 का ड्राफ्ट अप्रूव किया है, ये स्पष्ट रूप से चिट्ठियां हैं, और इसमें कोई गालमेल नहीं है। हम गुजराती में जिसको बोलते हैं गालमेल नहीं है। ये नवजीवन प्रकाशन की गोलमाल नहीं है। ये नवजीवन प्रकाशन ने अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी सभी में उन्होंने प्रकाशित किए हैं ये चिट्ठियां। एक देखिए, ऐसा है कि
370 करना उनका मतलब जो आयंगर ने इसलिए किया कि डॉक्टर आम्बेडकर ने वो रिफ्यूज किया था। डॉक्टर आम्बेडकर की अपनी एक सोच थी और डॉक्टर आम्बेडकर शायद ताज होगा, डॉक्टर आम्बेडकर ने तो पहले लोकसभा चुनाव के, आप पढ़िएगा, आपको चाहिए तो मैं शेयर करूंगा, उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये कहा कि कश्मीर वैली जो है वो यानी वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए यदि वो लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते। कोई ये कोशिश ये बात नहीं कर सकता था। आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि जनमत ले लीजिए और उनको वो दे दीजिए, समझे ना। तो डॉक्टर आम्बेडकर की अपनी राय थी। डॉक्टर आम्बेडकर रिफ्यूज टू ड्राफ्ट दैट 370। जम्मू कश्मीर को हमारे साथ रखने के सरदार साहब ने और स्वीकार करी 370 वाली। शेख अब्दुल्ला भी उनके साथ थे। शेख अब्दुल्ला जिन्ना के साथ नहीं जाना चाहते थे, जेल में थे महाराजा हरि सिंह के। जो कश्मीर का मसला बना वो महाराजा हरि सिंह की वजह से बना और महाराजा हरि सिंह वॉज इन अ डायलेमा, क्योंकि मुस्लिम आबादी थी बहुमत और राजा जो था वो हिंदू था और उनको तय करना था कि भारत से जुड़े या पाकिस्तान से जुड़े। सरदार साहब वाइसरॉय माउंटबेटन के में जून 1947 में जब वाइसरॉय माउंटबेटन महाराजा से मिलने के लिए गए तो संदेश भेजा था। वीपी मेनन ने भी वो लिखा है और वाइसरॉय के डॉक्यूमेंट्स में भी है कि सरदार साहब ने भेजा था महाराजा को संदेश कि आपको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो आप बिना झिझक जुड़िए, मगर जो भी निर्णय करना है वो 15 अगस्त के पहले कर लीजिए। महाराजा वॉज इन अ डायलेमा, ही वांटेड टू हैव हिज ओन स्विट्जरलैंड, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए ये समस्याएं हुई। जब 22 अक्टूबर को रेडर्स आए, पाकिस्तान के रेगुलर्स रेडर्स के उसमें आए और बारामुल्ला तक आए और श्रीनगर का बिजली भी खत्म हो गया है ना, बंद कर दिया गया, बारामुल्ला में पावर स्टेशन था। तब जाके वीपी मेनन को जब दिल्ली ने भेजा था तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किया 26 अक्टूबर 1947 को और 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल ने रेटिफाई किया और सरदार साहब ने आर्मी तैयार रखी थी एयरपोर्ट पर, एरोड्राम पर, वो भेजा हमने। तो ये जो कश्मीर का इतिहास जो कहा जाता है वो वास्तव में नया विकृत इतिहास बनाया जा रहा है। इसलिए आप उसके डॉक्यूमेंट्स के जाइए। मेरे पास मैंने जो कहा आपको कि आपको दुर्गादास का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम नंबर 1, वो कश्मीर पर है, पहला वॉल्यूम। वो वॉल्यूम आप पढ़ेंगे तो जून 1946 से लेकर दिसंबर 1948 तक सरदार पटेल और नेहरू सब कश्मीर के मसले पर साथ में थे। ये मत भूलिए कि उनके बीच मतभेद तो हर एक के होते हैं। आज के शासकों के बीच में भी मतभेद हैं, भले ही वो खुलकर बाहर नहीं आएंगे, मगर उस वक्त के शासक जो थे वो एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर अपनी राय प्रस्तुत करते थे। इसलिए मैंने कहा कि दुर्गादास का पहला वॉल्यूम जो है ये अधिकृत माना जाता है, उसको पढ़िएगा। वो नवजीवन ने प्रकाशित किया हुआ है, उसमें सब उनका पत्र व्यवहार है। इसलिए मैं कहता हूं कि 370 का जो आपको जिक्र किया मैंने, वो उसके चिट्ठियां भी शंकर के वॉल्यूम में हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस के लोग 370 के लिए तैयार नहीं थे, मगर सरदार साहब ने उनको समझाया कि दीर्घ दृष्टि रखो, तो वो माने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 370 पास हुआ। 370 उस वक्त नहीं था, वो ड्राफ्ट में तो 306A था, इसलिए वो 370 यानी परमानेंट नहीं था, वो टेम्पररी उसको बनाया हुआ था और वो जाने वाला था। घिसते घिसते घिस जाएगा, ऐसा नेहरू ने भी पार्लियामेंट में कहा था और वास्तव में जम्मू कश्मीर पर हमारे अधिकांश कानून लागू होते थे। बिल्कुल। एक फनी सा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पता नहीं, कोई मेरे को व्हाट्सएप पर भेज रहा है, किसी का नंबर है, नाम नहीं है। वो बोल रहे हैं कि पार्टीशन के समय पर नेहरू का अगर बस चलता तो भारत के बीच से दो पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक बेल्ट दे दिया जाता, वो तो सरदार थे जिन्होंने रोक लिया।
ये बकवास, हम इसका कोई उत्तर देने लायक थोड़ी बात है। जिन्ना वांटेड अ कॉरिडोर एंड हाँ। सरदार ने नहीं कहा, और सरदार और नेहरू साथ में थे, ये हम उनको दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। हर शाम को आप मणिबेन की डायरीज हैं यहाँ पर, सरदार पटेल नेशनल मेमोरियल जो यहाँ पर है, आपको मालूम है भारत में कोई सरदार पटेल का स्मारक नहीं है। हम किसी के दूसरों के बनाए हैं तो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर भारत सरकार ने आज तक कोई स्मारक नहीं बनाया। और ये जो दिनशा पटेल की अध्यक्षता वाला स्मारक है, जिसमें भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उसको मेंटेनेंस ग्रांट भी भारत सरकार नहीं दे रही है। भारत सरकार, मनमोहन सिंह की भारत सरकार ने 20 करोड़ देना चाहा था, तो दिनशा पटेल ने 17 करोड़ यहां पर उनकी अध्यक्षता वाला ये जो है स्मारक, वहीं पर उन्होंने वो ग्रांट लिया, और बाकी का करमसद में मेमोरियल जो है, विठल भाई और वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल है, वहां पर 3 करोड़ रुपए दिए, मगर उसके बाद में कोई ग्रांट, कोई मेंटेनेंस ग्रांट समय पर भी नहीं दी जा रही है। ये आपको विदेश में बैठे लोगों को, सरदार प्रेमी लोगों को मालूम होना चाहिए। मगर देखिए, डॉक्टर आंबेडकर हमारे आदरणीय थे। डॉक्टर आंबेडकर लंदन में रहे, उनका स्मारक लंदन में हुआ, माननीय मोदी जी वहां जाके उसका उद्घाटन कराए, महाराष्ट्र सरकार के फडणवीस साहब, उन्होंने वो मकान खरीदा और वो हुआ। मुंबई में 12 एकड़ जमीन डॉक्टर आंबेडकर स्मारक के लिए दी गई, मगर दिल्ली में 2 स्मारक बने डॉक्टर आंबेडकर के। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर टीएन चतुर्वेदी, आपको मालूम होगा वो बॉफर्स के 64 करोड़ का दपला वाला जिन्होंने रिपोर्ट दिया था, वो टीएन चतुर्वेदी साहब की अध्यक्षता में अटल जी ने सरदार पटेल का दिल्ली में स्मारक करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाया था। और टीएन चतुर्वेदी जी अभी नोएडा में रह रहे, मेरी कभी कभी बात होती है। अच्छा। आज तक दिल्ली में सरदार पटेल का स्मारक नहीं बना है। और मान लीजिए कि डॉक्टर आंबेडकर के 2-2 स्मारक बने तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे राष्ट्र नेता है और विश्व प्रतिभा है। मगर सरदार पटेल लंदन में भी रहे, सरदार पटेल मुंबई में भी रहे, सरदार पटेल दिल्ली में भी रहे, सरदार पटेल जहां रहते थे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटैच भी कर सकती है। कल के शासकों ने नहीं किया तो आप क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से वो जनाब का एक सवाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर था, मैं छूट गया था। हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर करोड़ों के खर्च क्या योग्य है? नहीं, मैं आपको बता दूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया तो मैंने टीवी चैनल्स पर डिबेट में भी उसका स्वागत किया था, बन गया है, क्योंकि सरदार के बारे में दुनिया भर में लोगों को उत्सुकता होगी जानने के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी। मगर स्वयं सरदार पटेल स्टैच्यू और स्मारकों के विरोधी थे। महात्मा गांधी स्टैच्यू ऑफ और स्मारकों के विरोधी थे। महात्मा गांधी की हत्या के 13वें दिन सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के अंग्रेजी और गुजराती जो मैगजीन थे उसमें लेख लिखा है, आप चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूं, कि मैं और गांधी जी और हम लोग इसके विरोधी हैं, स्टैच्यूज और स्मारकों के। और गांधी जी की दृष्टि से सही स्मारक या सही स्टैच्यू या तो वो जो होना चाहिए वो तो दवाखाने बनाओ, लोगों की आरोग्य सेवा अच्छी करो, सेहत बने ऐसा कुछ करो, लोगों की सुविधाएं बढ़ाओ, उसके लिए कुछ करो। ये सरदार साहब का स्टैंड था। सरदार साहब ने कभी स्टैच्यूज और स्मारक का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर देसाई, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको ले या ना ले, लेकिन ये कुछ कनेक्ट कर रहा है सोमनाथ मंदिर से और राम जन्मभूमि से। क्या सरदार होते तो राम जन्मभूमि अयोध्या वाला मंदिर बहुत पहले बन चुका होता और ये समस्या आती ही नहीं? आपने राम जन्मभूमि का जिक्र किया तो मेरे ख्याल से जो दस्तावेज हैं, गोविंद वल्लभ पंत तब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रांत के, उनको जो चिट्ठी सरदार पटेल ने लिखा था
वो जरा पढ़ने लायक है, क्योंकि हम तो देखिए हम नए इतिहास का निर्माण कर रहे हैं ना। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सरदार साहब ने जो चिट्ठी लिखी है तो वो बहुत कुछ कह जाती है। इसलिए मुझे अभी अब जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है इसलिए, और आस्था का सवाल है इसलिए, और आस्था और राजनीति जब उसका मेल जमता है तो उसके बारे में मुझे क्या कहना है, क्योंकि वो तो राजीव गांधी ने भी ताले खुलवाए थे और वहां शिलान्यास कराया था। फिर से हमारे प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में भी शिलान्यास किया, तो वो तो आस्था का सवाल है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं। सोमनाथ का जहां तक सवाल है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे यहाँ कुछ सरकारी या तो दरबारी इतिहासविद कहते हैं कि सरदार साहब तो चाहते थे कि सोमनाथ का निर्माण सरकार की ओर से हो, मगर नेहरू ने पैसे देने से इनकार कर दिया। और फिर सरदार साहब बापू के पास गए और बापू ने उनको कह दिया कि क्यों आप है ना लोगों से पैसा इकट्ठा कर लो, और सरदार साहब को और कोई चारा नहीं था, समझे ना। अब देखिए दो किताबें हैं मेरे पास। एक राजमोहन गांधी की किताब है। राजमोहन यानी गांधी जी का पौत्र नहीं, पौत्र तो था ही, मगर वो इतिहासविद के नाते दुनिया भर में मशहूर है। सरदार पटेल पर ये जो किताब है, गुजराती में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, उसमें भी सोमनाथ के बारे में उन्होंने सही बात लिखी है। के.एम. मुंशी गांधी जी के भी निकट थे, सरदार के तो निष्ठावंत थे, नेहरू की कैबिनेट में वो मिनिस्टर थे, सरदार पटेल के निष्ठावंत मिनिस्टर थे, और सोमनाथ का जीर्णोद्धार जिनकी वजह से हुआ वो के.एम. मुंशी की वजह से हुआ। उन्होंने सरदार पटेल को आग्रह किया और उन्होंने वो मंदिर का जीर्णोद्धार करने की बात ठान ली। आपको मालूम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मगर थोड़ा थोड़ा बता दूं। हाँ, शायद हाँ, अच्छा आप कहें तो मैं बता दूं। देखिए मैं क्योंकि एक क्वेश्चन आया तो मैं वो उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं जूनागढ़ वाली बात यानी सोमनाथ वाली बात कर लूं जी। तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त तक जूनागढ़ के नवाब ने हमें अंधेरे में रखा था, हमें यानी दिल्ली को, कि वो भारत के साथ जुड़ेंगे, मगर 15 अगस्त 1947 को वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। और 9 नवंबर 1947 यानी 15 अगस्त से 9 नवंबर तक वो पाकिस्तान में रहा जूनागढ़, और 9 नवंबर को हमें वापस मिला। सरदार साहब 13 नवंबर को जूनागढ़ गए और 13 नवंबर को बहाउद्दीन कॉलेज के मैदान में उन्होंने जो भाषण किया वो भाषण पढ़ने लायक है। वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में बसे सभी भारतीयों को सुनना चाहिए, या तो आप हरिता जी आपको मैं भेज सकता हूँ वो भाषण, प्लीज मैं इसमें शेयर कर दूंगी नीचे। जरूर। और दूसरी बात, उसके बाद में वो नव वर्ष का दिन था, यानी वर्ष की शुरुआत। हाँ, तो फिर वहां से वो गए सोमनाथ, सरदार साहब और काका साहेब गाडगिल और वो सब लोग सोमनाथ गए, और वहां पर उन्होंने जो सोमनाथ मंदिर के जो भग्नावशेष थे वो देखा तो सरदार का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने समुद्र के पानी हाथ में लेकर उन्होंने शपथ लिया कि हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे। अब देखिए सोमनाथ मंदिर, मेरी दृष्टि से, मैंने तो अपने एक विद्यार्थी के पास सोमनाथ को राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक ऐसा मैंने वो एक डेजर्टेशन भी कराया था। देखिए सरदार साहब कभी मंदिर नहीं जाते थे, आपको मालूम हो तो। एक बार केवल कन्याकुमारी गए थे, बाकी वो कभी मंदिर नहीं जाते थे। छोटे थे तब वो अपने पिताजी के साथ स्वामीनारायण मंदिर में जाते थे उनकी उंगली पकड़कर। बाकी सरदार साहब कभी मंदिर मस्जिद नहीं गए, यानी वो अपना क्या बोलते पूजा विधि के लिए, वो पूजा विधि में मानते ही नहीं थे। मगर उन्हें सोमनाथ राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है और उस वहां पर निर्माण करना चाहिए मंदिर, उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए, उन्होंने तय किया। दिल्ली गए, बापू की प्रार्थना सभा में एक सवाल आया कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार भारत सरकार की ओर से हो सकता है, तो गांधी जी ने कहा कि हम धर्म राज्य नहीं है, भारत हिंदू राज्य नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, हम नहीं है।
तो आज मान लीजिए कि हिंदुओं के मंदिर का आप जीर्णोद्धार करोगे, कल औरों के मंदिर, औरों के पूजा स्थानों का आपको करना पड़ेगा। वी आर अ सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म विरोधी नहीं। ये बहुत हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है, समझे। तो बापू ने प्रार्थना सभा में एक बार कहा, दूसरी बार 12 दिसंबर 1947 को बापू को यह सवाल फिर से प्रार्थना सभा में आया, उन्होंने जवाब दिया, वही जवाब दिया। 13 दिसंबर 1947 आप जांच लीजिएगा, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में 98 वॉल्यूम में ये है, इसलिए वो ऑनलाइन है, सब आप देख सकते हैं। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी ऑनलाइन देख सकते हैं 98 वॉल्यूम में। 12 दिसंबर 1947 को बापू ने क्या उत्तर दिया, दोबारा एक सवाल आया था। 13 दिसंबर को नेहरू की कैबिनेट मीटिंग थी, नेहरू वॉज प्रिसाइडिंग ओवर, और कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार भारत सरकार की ओर से होगा। ओके। ये बात जो लोग अपप्रचार कर रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं, मगर स्वयं के.एम. मुंशी, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक, कुलपति, विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक, नेहरू की कैबिनेट के मिनिस्टर, सरदार पटेल के निष्ठावंत, उत्तर प्रदेश प्रांत के गवर्नर और मुंबई राज्य के गृह मंत्री रहे के.एम. मुंशी ने इस पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, आप मंगवा सकते हैं, भारतीय विद्या भवन ने फिर से नए ये एडिशन छापे हैं, उसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। इसलिए जो लोग झूठ फैलाना चाहते हैं, और हमारे गुजरात में भी ऐसे लोग हैं जो कि दरबारी इतिहासकार, मैं उनको कहता हूं, वो ऐसा झूठ फैलाते हैं। एबीपी अस्मिता पर, सोमनाथ पर जो एपिसोड हुए थे उसमें भी ऐसा झूठ फैलाया गया था। इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं कि आप अपने आप को चेक कर लीजिए। बिल्कुल, फैक्ट चेक के बगैर, अगर उसके बाद में सरदार साहब बापू के पास गए और सरदार को लगा कि बापू की बात सही है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए उन्होंने जाम साहब से और आरजी हुकूमत से जो फंड रेजिंग किया और उसके बाद में फंड रेजिंग हुआ, उसकी वजह से सोमनाथ का जीर्णोद्धार हुआ। जी, एक प्रश्न है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और जो एनआरसी होने वाला है उसको लेकर, क्या धर्म के नाम पर किसी को रेफ्यूज देना या किसी को रेफ्यूज ना देना, अगर सरदार होते तो ऐसा कभी करते? सरदार नहीं करते, सरदार नहीं करते। सरदार ने, आपको मालूम है, सरदार ने हिंदू राष्ट्र को पागलों का ख्याल कहा है। आर.एम. बिरला ने कहा कि अब मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान दे दिया, अब भारत को, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो बोले मूर्ख हो, हमारे देश में जो रहता है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, सब लोग इस देश, ये सबका देश है। जिनको जाना था वो पाकिस्तान चले गए। हाँ, एक बात है, सरदार पटेल ने कलकत्ता और लखनऊ में जनवरी 1948 में शुरुआत में जो भाषण दिए, जो आजकल बहुत व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते हैं, उसमें उनको कहा कि देखिए, इस देश में जिसको रहना है, इस देश के प्रति वफादार रहें, जिनको पाकिस्तान जाना है वो चले जाए। सरदार ने क्या गलत कहा था? बिल्कुल। तो सरदार साहब मुसलमानों को यहां से भगाने के चक्कर में नहीं थे। दूसरी बात, भोपाल के नवाब की बेटी, यानी अपने पटौड़ी के नवाब, पटौड़ी, कैप्टन पटौड़ी थे ना अपने क्रिकेट, सैफ अली खान के पिता, पूर्वज। हाँ, तो सैफ अली खान के जो दादाजी थे और सैफ अली खान की दादी जो थी, दादी थी वो भोपाल की शाहजादी थी, तो वो फंस गए थे कम्युनल राइट में, तो सरदार साहब ने उनको बचाया था। और आपको मालूम, भोपाल का जो नवाब था हमीदुल्लाह खान, वो जिन्ना का बहुत निकट का दोस्त था, मगर उसने सरदार साहब का आभार मानते हुए उन्हें तार किया या चिट्ठी लिखी। और आपको एक और बात बताई देता हूं, जब
3 जून 1947 में वाइसरॉय माउंटबेटन ने जब पार्टीशन का डिक्लेरेशन किया कि देयर वुड बी इंडियन यूनियन, देयर वुड बी पाकिस्तान यूनियन एंड प्रिंसली स्टेट्स विल हैव 3 ऑप्शंस, यानी टू तो इम्प्लाइड थे, वो तो स्वतंत्र, प्रिंसली स्टेट स्वतंत्र हो जाए, दे वुड बी फ्री टू ज्वाइन ईदर पाकिस्तान और इंडिया, इंडियन यूनियन, और कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। और आपको मालूम सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने स्वतंत्र रहने की घोषणा की? हम सब ये कहेंगे कि कोई मुसलमान होगा, जूनागढ़ होगा, हैदराबाद होगा, नहीं, त्रावणकोर था। त्रावणकोर के महाराजा ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। और ये हमीदुल्लाह खान की भोपाल योजना, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि मुंशी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कई रजवाड़ों के जी। उन्होंने, और आप गूगल करेंगे तो भोपाल योजना क्या थी वो मालूम पड़ेगा, या तो मेरे एशियन वॉइस में, मेरे कॉलम में आपको मिलेगा भोपाल स्कीम क्या थी वो जी। हमीदुल्लाह खान की वो योजना में इंदौर के महाराजा होलकर, बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़, जोधपुर के महाराजा हणवंत सिंह, जैसलमेर के महाराज कुमार, ये सब लोग पाकिस्तान में जुड़ने के लिए लालायित थे। बड़ौदा भी, यस, प्रताप सिंह राव गायकवाड़ भी। वी सैल्यूट महाराणा मेवाड़ भूपाल सिंह। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों ने मेरा भारत के साथ रहना तय कर लिया है, और नहीं तो हमारे पास हैदराबाद से भी बड़ा राज्य होता। मेवाड़ के महाराणा ने कहा। और भूपाल सिंह को आप देखो, कहीं छवि देखो तो भूपाल सिंह ऐसे थे कि उनको बचपन में टीबी हुआ था, उनके पैर डेवलप नहीं हुए थे, उनको उठा के घोड़े पर बिठाना पड़ता था और पैर नीचे से बांध देना पड़ता था। ये भूपाल सिंह की वजह से आज हम लोग यहाँ पर गुजरात में बैठे हैं ना, वो पाकिस्तान में नहीं, हम भारत में बैठे हैं, थैंक्स टू भूपाल सिंह, महाराणा प्रताप के वंशज की वजह से। बाकी होलकर को, गायकवाड़ को, और गायकवाड़ का साम्राज्य आपको मालूम है, नवसारी से लेकर मेरे महसाना से लेकर अमरेली तक वो उतना साम्राज्य था। हाँ, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और हणवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा, ये सब लोग जिनको क्लीन चिट दिया था, नीचे जिन्ना ने सिग्नेचर करके दिया था कि आप शर्तें लिख दीजिए, एक बार आप उनके साथ हो गए फिर तो बकरी डिब्बे में जी। बिल्कुल, तो ये बात है जी। और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने कवर कर लिए। जाते जाते एक क्वेश्चन और आ रहा है, संक्षिप्त में बात करेंगे नेहरू और सरदार के रिलेशंस के ऊपर। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत हटकर है, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दी जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि नीरजा सिंह करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मेरी मित्र है वो। कभी आप नीरजा सिंह को देखिए, ये किताब उसकी है, नेहरू पटेल, ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो भारत सरकार का है उसने छापा हुआ है। दूसरी एक किताब है उसकी, गांधी और पटेल है। कभी नीरजा से आप जुड़िएगा, अपने ऑस्ट्रेलिया के जो मित्र लोग हैं वो। ये नहीं है कि दोनों के बीच में मतभेद नहीं थे, मगर दोनों राष्ट्र के हित में एक साथ थे। और दूसरा, सरदार साहब ने नेहरू के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, आपको ताजुब होगा। और सरदार साहब का जब निधन हो रहा था, अंतिम दिन थे, मुंबई शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने काका साहब गाडगिल को बुलाया था। काका साहब गाडगिल यानी भारत सरकार में, नेहरू की कैबिनेट में सरदार पटेल के निष्ठावंत थे और नेहरू के कट्टर विरोधी थे। अच्छा। उनको ये कहा था काका साहब गाडगिल को कि आपको नेहरू के साथ रहना है, ही इज अवर लीडर। दूसरी बात, मुझे एक बार बता दीजिए कि सरदार साहब ने ये कहा हो कि मुझे अन्याय हुआ, जो सबों का न्याय कर रहा था, क्योंकि वो तो कांग्रेस संसदीय मंडल के अध्यक्ष थे 1935 से लेकर 1950 तक, अंतिम श्वास तक। ही वॉज अ पर्सन हु वॉज गिविंग टिकट्स टू एवरीबडी। और कितने दरियाव दिल थे। एनबी खरे करके
सेंट्रल प्रोविंस के प्रीमियर को उन्होंने हटाया, तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एनबी खरे ने सरदार पटेल के बारे में इतनी गलीच्छ बातें कही, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेड व्हाटएवर सरदार हैज डिसाइडेड इज परफेक्ट और फाइनल। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये एनबी खरे बाद में चलकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, और उस वक्त भी जिन्ना, मेरे पास चिट्ठियां हैं और पाकिस्तान में भी उनके जिन्ना पेपर्स में चिट्ठियां छपी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी मेरे पास है। ही वॉज ट्राइंग टू बी प्रीमियर अगेन, यानी चीफ मिनिस्टर अगेन सेंट्रल प्रोविंस के, जहां नागपुर में उसका हेडक्वार्टर था। और वो मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर वो फिर से बनना चाहते थे, मगर वो जिन्ना ने कहा कि आपके पास तो समर्थन ही नहीं है, इसलिए वो नहीं बन पाए। वो हिंदू महासभा में ज्वाइन हुए और वाइस रॉयल की काउंसिल में हुए। और आपको एक जाते जाते मैं बता दूं, आपको मालूम मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान ले लिया, वही मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकारें चलाई। 1940 में मार्च 1940, 23 मार्च 1940, फजलुल हक बंगाल का प्रीमियर जो था, बंगाल का प्रीमियर उस वक्त मुस्लिम लीगर, उसने प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान का। अच्छा। जिन्ना अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर में। दूसरे दिन वो प्रस्ताव पारित हुआ, पाकिस्तान प्रस्ताव जिसको कहते हैं। उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, मगर मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र मिले हमें, ये था। वही फजलुल हक की मिनिस्ट्री में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के कार्याध्यक्ष स्वातंत्रवीर सावरकर की अनुमति से, ये प्रस्ताव पारित होने के बाद एक साल बाद 1941-42 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्यामा बाबू, फजलुल हक की मिनिस्ट्री में बंगाल में। सिंध में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार थी, और मार्च 1943 में पाकिस्तान का प्रस्ताव सिंध की असेंबली में पारित हुआ। ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं कुछ अपनी जेब से नहीं डाल रहा हूं। बिल्कुल। और हिंदू महासभा के मिनिस्टरों ने वो प्रस्ताव के विरुद्ध में मतदान किया, मगर अपने पद से इस्तीफे नहीं दिए थे। वायव्य प्रांत में, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो हम कहते हैं, वहां पर भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की संयुक्त सरकार थी। पंजाब में सावरकर साहब ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने के लिए अनुमति दे दी थी, मगर उसके पहले किसी ने और ने बना ली थी, इसलिए वो रह गए। ये इतिहास है। अब ये इतिहास कैसे प्रस्तुत होता है और आपको कैसे बताया जाता है वो मैं नहीं जानता, मगर आप चाहें तो सबके डॉक्यूमेंट्स में दे सकता हूं। और लंदन के एशियन वॉइस में मेरा कॉलम, वीकली कॉलम चलता है, वो इतिहास की बातें तथ्यों के आधार पर मैं लिखता हूं। आप लोग गूगल करें तो वो आपको एशियन वॉइस, डॉक्टर हरि देसाई, हेरिटेज हिस्ट्री या बैक टू रूट्स, ये 2 कॉलम मेरे वहां रहे, उसमें आपको ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। आधार और देना है तो आप मुझे पूछ सकती हैं बिना झिझक। बिल्कुल। डॉक्टर देसाई, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अब हमने आधा घंटा डिसाइड किया था, हम ऑलरेडी 1 घंटा हो चुके हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। और जो भी मेरे साथ जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, जो इस लाइव के बाद देखेंगे, डॉक्टर देसाई के जो सच्चाई सरदार पटेल की गुजराती वर्जन के हैं, वो 25 एपिसोड्स मैंने अपने फेसबुक पर शेयर किए हुए हैं। इसके सिवाय आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, डॉक्टर हरि देसाई की यूट्यूब चैनल है, वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है विद फैक्ट्स, बहुत सारा डिटेल पे है, सो आप वहां पर भी जाकर उसे चेक कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप डॉक्टर देसाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनको कमेंट कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर देसाई, आज आपका बहुत हमने समय लिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बात करते रहेंगे, आपसे ये प्रश्न उत्तरी हम किसी रूप में जारी रखेंगे। आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबों को दीपावली और नववर्ष की शुभकामना भी प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।